हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईएस क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2023 अप्रैल एग्जाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका लेसन थर्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन गिव एन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल्स। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे उसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में और क्राफ्ट के बारे में बताने हैं। ये चैप्टर में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बाकी यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप देख लेना और एक बार अच्छे से आंसर रीड करनी और 2 बार लिख के देखना है कम से कम। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन समटाइम्स रेफर्ड टू एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? 13 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में। तो सिंपल है, इंडस वैली है, इसी के कारण इसका नाम इंडस वैली भी, इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये रीजन है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द हड़प्पन पीपल्स। टाइमिंग कोई भी हो, विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट चल ही नहीं सकता है, या कोई भी टाइम पीरियड। हर टाइम पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें आपका इनर ट्रेड एंड आउटर ट्रेड होता है, आंतरिक व्यापार एंड बाहरी व्यापार होता है, कॉमन है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम भी था। यहाँ डिटेल में लिखा है क्या क्या बेचते थे, क्या क्या खरीदते थे, तो ये सब कुछ लिखा है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, याद रखना है आपने 14-15 में। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सील्स। आज भी अगर आपको कोई चीज़ पार्सल करनी है या ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, जैसे कार, बाइक्स, अगर आपने बाइक ली है दिल्ली में, आपको किसी और स्टेट में उसे पार्सल करना है, तो पोस्ट ऑफिस में आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और बाइक का वजन करके देखा जाता है, वजन के अकॉर्डिंग पैसे लिए जाते हैं, और उसके अलावा उसको पैक करके एक सील स्टैंप लगाए जाते हैं। तो पहले भी सेम सिस्टम थे, अगर आपको कोई वस्तु भेजना है, सामान, व्यापार, इन सब के लिए स्टैंपिंग होती थी। उसके अलावा जो टिकट आज के टाइम है, आज के टाइम टिकट के पैटर्न अलग अलग हैं, रेल के टिकट अलग हैं, आपके बस के टिकट अलग हैं, प्लेन के टिकट अलग हैं, जो पानी वाले जहाज है उसके टिकट अलग हैं। तो ये सारे ट्रेवलिंग के अलग अलग मेथड है और टिकट भी अलग अलग है। लेकिन उस टाइम नहीं था, स्टैंप लगते थे, स्टैंप पे ही लिखा होगा था कि आपका काम क्या है। ट्रैवलिंग का अलग स्टैंप था, व्यापार का अलग स्टैंप था, ऐसी स्टैंप थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कई सारे हमें स्टैंप मिले, सील्स जिसे कहते हैं, मोहर। तो मोहर पे ही क्वेश्चन था ये पूरा, और ये आंसर लिखा हुआ है। लेसन थर्ड में मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको हिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा। आपने अगर चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार देख लेना सारे क्वेश्चन वहाँ पे, बाकी डायरेक्ट यहाँ से आप रिवाइज ही कर सकते हैं सीधा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 में आ चुका ऑलरेडी, तो चांस है आपके में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, कोई भी चीज़ें का विस्तार एक ही रीजन से होता है। अगर राजा बहुत ज़्यादा आपका हिटलर टाइप से है तब तो विस्तार हो जाएगा बंदूक के दम पे, और दूसरा होता है विचारधारा के या फिर शांति के रूप में, जैसे इंडियन कल्चर है, भारतीय सभ्यता, पूरी दुनिया में विस्तार है इसका। एक ही रीज़न है कि ये सभ्यता यूनिटी, डाइवर्सिटी, इन सब को प्रेजेंट करता है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें, ड्रेसअप, फूड्स, इन सब के कारण भी विस्तार है इंडियन कल्चर का। ऐसे ही हड़प्पन जो सिविलाइजेशंस थे उनके भी विस्तार थे। कहाँ कहाँ थे वो सारे स्टेट लिखे हुए हैं, बाकी इसमें आप पूरा रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या है और उसमें लिखा मैंने क्या आंसर। ये है लेसन 4, वैदिक एज। जो हिस्ट्री टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है ताकि हमें समझ आ सके। ये था वैदिक एज, सबसे बेस्ट एज माना जाता है लिटरेचर के लिए। गोल्डन एज कहते हैं ना, गोल्डन एज था वो। लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें था। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द
लेट वैदिक पीरियड टुगेदर विथ अदर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस। तो यहाँ पे यही बताना है कि आपको जो 16 में क्वेश्चन था 10 मार्क्स में, उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार के कारणों की व्याख्या कीजिए, अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन के साथ कीजिए। अगर आपको कृषि का विस्तार जानना है या कृषि के बारे में एक्सपेंशन समझना है, तो एग्रीकल्चर जब तक मशीनरी के साथ इन्वॉल्व नहीं था तब तक इसका एक्सपेंशन नहीं था। मशीनरी के साथ इन्वॉल्व होती एक्सपेंशन हो गया। जहाँ पे एक काम को करने में आपको 7 दिन लग गए हैं, वहाँ 1 दिन या आधे दिन से भी कम टाइम में काम हो जा रहा है। तो मशीन ने इतनी जल्दी एक्सपेंशन किया चीज़ों का। और दूसरा रीज़न ये है कि हमें ये पता लगा कि फूड एक टाइप्स के नहीं, हम कई सारे टाइप्स के फूड उगा सकते हैं एक ही ज़मीन पर। तो इसके कारण भी जो एग्रीकल्चर है वो एक्सपेंड हुआ था। बाकी आपने आंसर पढ़ना है। आंसर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखेंगे एग्जैक्ट। क्वेश्चन सेकंड, कंपेयर द इकोनॉमिक ऑफ लेट वैदिक पीरियड विथ दैट ऑफ द अर्ली वैदिक इकोनॉमी। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना कीजिए। सिंपल है, आपको बताया गया है कि जो वैदिक काल है उसमें इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या थे। तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए सिंपल होते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन ही दो ही ये जगह हैं। इसी के द्वारा ही इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था पहले। आज भी सबसे ज़्यादा योगदान अगर दिया कोई भी कंट्री को मिलते हैं तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पशुपालन ही नहीं होगा तो जो आप देखते हो कि इतने सारे फूड है अलग अलग टाइप्स के, वो आपको मिलेंगे ही नहीं नॉन वेज में। उसके अलावा जो अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ ठीक से तो आपके जो नॉर्मल अनाज है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली आपको पहले 2 लाइन में ही हमने बता दिया है कि जो स्पेशली एनिमल्स पालते थे उसका एक ही रीज़न था, हमें मिल्क प्रोडक्शन चाहिए था इसीलिए। दूसरा एग्रीकल्चर पे था। तो ये सारे आंसर में पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ध्यान रखना है वर्ड लिमिट होता है। मैंने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लिखा है, तो आपने भी ध्यान रखना है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने हैं। एग्जामिन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल्स 4 मार्क्स में 14 में अर्ली वैदिक पीरियड में बताने। वो इस अर्ली वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो यहीं से ली गई, इतने ही पॉइंट। अगर आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं ये, तो ये सेकंड भी आपका प्रिपेयर तैयार हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। लेसन 5, फ्रॉम जनपद टू अंपायर। आज हम राज्य वर्ड ज़्यादातर सुनते हैं, स्टेट, राज्य या देश, ऐसे ही सुनते हैं, या राष्ट्र। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में जब बुद्ध जैनिज्म थे उस टाइम ज़्यादातर वर्ड जनपद से यूज हो गए थे। ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज हो गए थे उस टाइम बौद्धिज्म एंड जैनिज्म के टाइम। जब ये आपका एक्सपेंड हो गए थे तब सब जगह फैल गए थे, तब की ये बताई गई है ये वर्ड के टर्म्स। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द राइजिंग एंड स्प्रीड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। कोई भी अगर धर्म का जो बढ़ावा मिलता है उसका 2 ही कारण है। उस धर्म की अच्छाइयाँ देखा जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट इक्वालिटीज़, कि ना तो जेंडर में भेदभाव किए जा रहे हैं, ना जात के अकॉर्डिंग, ना कलर के अकॉर्डिंग, इक्वल आपको दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जा सकता है धार्मिक स्थल पे दूसरा नहीं जाएगा, ऐसे सिस्टम नहीं थे बौद्धिज्म में उस टाइम। इसीलिए सबसे तेजी से विस्तार हुआ, ये मेन रीज़न था। बाकी डिटेलिंग में आंसर लिखा हुआ है, आपने अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे रिवीजन के लिए वीडियो है तो आपको मैं शॉर्टकट में ही करा रहा हूँ चीज़ें, बाकी आपने अच्छे से करके जाना एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ जो मैं करा रहा हूँ अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मिस नहीं करेंगे और अच्छे से लिख कर आएंगे, पूरे मार्क्स लेंगे। और बोर्ड कोई भी हो आपको पासिंग आसानी से मिल सकती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हर एक बोर्ड में और पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड, हर एक धर्म में विभाजन है, बिना विभाजन के कोई भी धर्म नहीं है। किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 6 है। तो ऐसे ही बुद्धिज्म में भी विभाजन था।
कितने रूपों में बटा हुआ होता है ना, उसे विभाजन कहते हैं। तो जो बुद्धिज्म थे वो 2 रूपों में बटे थे, यहाँ 2 आपको लिखा गया है। उस टाइम राजा थे कनिष्क, तो उन्हीं के टाइम बटा गया था। ये लिखा है नेम, महायान एंड हीनयान, 2 ये था, इसी में बटा हुआ था बुद्धिज्म। यहाँ डिफरेंस है आपके 11 में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डिड बुद्धिज्म डिफर फ्रॉम जैनिज्म, किस प्रकार भिन्न है। तो क्वेश्चन ऐसा हो या अंतर स्पष्ट हो, आपने सेम लिखना है आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है। एक साइड बुद्धिज्म का लिखा हुआ है, एक साइड जैनिज्म का, ऐसी आपको स्केल लेके जाना है हिस्ट्री में। अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चन डिफर फ्रॉम या डिफरेंशिएट, तो आपने ऐसे ही लिखना है। 11 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 4 मार्क्स में, तो आपने ये सब अच्छे से करके जाना है ये क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 22 में आ चुका है। जैनिज्म के आपके बताने कि सिद्धांत क्या थे। तो पहले थोड़ा सा मैंने बताया कि टाइमिंग क्या थी, उसके बाद सिद्धांत बताएं। थोड़ा आपने ध्यान रखना है, अगर वर्ड लिमिट मैंने ज़्यादा लिखा है तो कुछ लाइनिंग काट देनी है, यहाँ से कुछ काट देने हैं, या आपको लगता है स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा है तो यहीं से ही से लेकर एक पॉइंट तक आपने स्किप कर देने हैं आंसर को यहाँ तक। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो आपने कम कर लेना है, क्योंकि हिस्ट्री का ही एक ही सब्जेक्ट ऐसा है हिस्ट्री में जिसमें वर्ड लिमिट लगाए जाते हैं। बाकी लैंग्वेज में भी वर्ड लिमिट होते हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनमें से वर्ड लिमिट केवल हिस्ट्री में लगाई जाती है, जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप भी वर्ड लिमिट के साथ ही चलो। ये अभी तक आया नहीं है, चांस है कि आपके में जैनिज्म पूछा गया था तो बुद्धिज्म के सिद्धांत पूछ सकते हैं आपके में। तो ये आंसर लिखा हुआ है, आपने अच्छे से करके जाना एग्जाम में। लेसन 7, द गुप्ताज एंड देयर सक्सेसर्स। टाइम पीरियड था, वैदिक पीरियड था, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था, यहाँ गुप्ता पीरियड भी है। तो गुप्ता पीरियड पे जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल इजी है। ये दोनों के सेम आंसर है, इसलिए और लगाकर मैंने यहाँ लिखा है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन है, आंसर सेम ही है। गुप्ता काल में सामाजिक संरचना में आए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या कीजिए। गुप्ता काल के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों, हालात पर फहियान के अवलोकन क्या थे। आज के टाइम आपने यूट्यूब पर देखा होगा व्लॉग्स। व्लॉग्स वो व्यक्ति है जो एक दूसरे जगह की जानकारी आपको देगा वीडियो के द्वारा, कि इस जगह पे ये चीज़ें हैं, ऐसे इन्वायरमेंट है, तो वो आपको जानकारी देगा। उस टाइम जो आपके गुप्ताज पीरियड थे, उस टाइम ऐसा सिस्टम नहीं थे। एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स था कि अगर आप टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग का कोर्स किया, आपने उसकी स्टडी की है, तभी आप दूसरे जगह ट्रैवल करके चीज़ों को नोट कर सकते थे और बुक लिख सकते थे ट्रैवलिंग के ऊपर। तो फहियान उस टाइम के ट्रैवलर थे और इन्होंने सामाजिक संरचना, आय यानी कि इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिक टाइम थे गुप्ता के, वो कैसे थे, तो वो सब लिखे गए इसी आंसर में। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। कोई भी चीज का एंडिंग तब होता है जब उसमें कमी हो या उसके स्थान पर दूसरी जगह ले ले। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब इंडिया में जियो कंपनी आया, रिलायंस से जब जियो में कन्वर्ट हुआ, तो जियो ने चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट किए, उसके बाद लो रेट पर सब कुछ प्रोवाइडिंग थी। जब आपको लो रेट पर चीज़ें प्रोवाइड हो तो बाकी कंपनियां ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगी। ऐसे ही जब गुप्ता के इकोनॉमिक सिस्टम थे तो उसमें जो जो सामान ये एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सब सामान बंद हो गया, क्योंकि रोमन्स ने खुद ही बनाना शुरू कर दिया अपने ही। वो सीख गए कि ये सब चीज़ें खुद बनाई जा सकती है, तो ये एक बिगेस्ट रीज़न था। उसके अलावा जो आउटर तो बंद हो गया, जो इनर भी बंद होने का यही रीज़न है कि इंडियंस ने भी अपनी चीज़ें खुद बनाना शुरू कर दिया। तो इसी कारण जो गुप्ता का अंपायर था वो एंड हुआ, नहीं तो समाप्त नहीं हो सकता था। वो चलता ही इकोनॉमिक सेक्टर पे थे, इकोनॉमिक सेक्टर खत्म तो गुप्ता पीरियड भी खत्म हो गया। तो यही रीज़न था एंडिंग का स्पेशली। और हिस्ट्री का एक रूल है कि आप किसी भी टाइमिंग के किसी पीरियड में आप पढ़ रहे हैं
तो उसके एंडिंग के या स्टार्टिंग के कई सारे रीज़न हैं, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं एग्जैक्ट उसी के अकॉर्डिंग आंसर आप लिखिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स और पूरे नंबर मिले। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपसे वर्ड मिस्टेक हो जाता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो वहाँ पे कटिंग नहीं करनी है, ब्रैकेट लगा देना है या वैसे ही रहने दें, क्योंकि नॉर्मली कटिंग करने से आंसर का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब होता है। एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने आंसर अच्छे से याद ही नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड, द गुप्ता पीरियड इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, डिस्कस विथ रिग्रेट टू लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्ता काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल के साहित्य के संदर्भ में चर्चा कीजिए। गोल्डन एज ऑफ आर्ट इसलिए कहा जाता है, आर्ट एंड लिटरेचर, क्योंकि इसी टाइम आपके महाभारत और रामायण लिखी गई थी। जो आज हम पढ़ते हैं तो ये टाइमिंग यही थी। इससे पहले रिटेन में हमारे पास नहीं था, एक कोई ब्राह्मण सुना गया तो हम सुन के चीज़ों को जान गए थे उससे पहले। इस टाइम के बाद हमें रिटेन प्राप्त हुआ है सभी के पास। ऐसा नहीं था कि आज तो कोई भी पढ़ सकता है, इतना नहीं था। तो ये जो एक्सपेंड हुआ है ना, ये यही टाइम था, गुप्ता टाइम। उसके अलावा भी कई सारी बड़ी बड़ी आपके लिटरेचर बुक लिखी गई है, पुराण लिखी गई है, ये सब के सब गुप्ता पीरियड के टाइम ही लिखी गई है। ये जितने मैंने अभी क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं। आप टाइम भी है 1.5 घंटा टाइम लिखा है और 40 मार्क्स का ये टेस्ट है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस टेस्ट का। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा आपको। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के वीडियोस थे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अपने साथ एनआईएस में जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी पास हो सकें और जो धारणाएं हैं फेल होने की वो बदली जा सके। कल कोई एक टीचर नहीं बदल सकता, ना ही कोई विद्यार्थी बदल सकता है। मिलकर ही बदलेंगे तो ही ये धारणा बदली जा सकती है कि बोर्ड कोई भी हो, पासिंग सब में लाई जा सकती है। आपको सब में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये थॉट है। तो ये मिलकर ही चेंज की जा सकती है। और जो विद्यार्थी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं उन सभी को धन्यवाद। जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें भी धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।